हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग डीएनए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, किन किन चीजों से बना रहता है। तो डीएनए और हिस्टोन, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ये भी एक सेल डिवीजन वाला ही चैप्टर में से एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको मैंने लिया है। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए आखिर क्या होता है? हमेशा लोग सुनते होंगे डीएनए डीएनए, डैडी नाजायज औलाद का, पर वो सब नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म, एक डीऑक्सीराइबो देख सकते हैं और एक न्यूक्लिक एसिड देख सकते हैं। दो टर्म आप देख रहे हैं ना। देखिए जो डीऑक्सीराइबो है वो एक शुगर है। ठीक है, शुगर है, इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और ये देखिए जो न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको न्यूक्लिक एसिड? देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको क्रोमोसोम के बारे में। दो चीजों से बनता है, डीएनए और हिस्टोन से बनता है। और ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ आ गया? डीएनए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। तो देखिए ये ब्यूटीफुल डायग्राम है डीएनए का। इसके दो स्ट्रैंड्स हैं। देखिए एक, देखिए 5' 3' में एंड कर रहा है। देखिए एक ऐसे 5' 3' में चल रहा है, और एक देखिए 3' 5'। अब पूछेंगे कि ये 3' 5' क्या है? बस कुछ नहीं, बस ये नोटेशन के लिए हम लोग बस ना इसको नोटेशन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, 5' 3' 3' 5'। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये 5' 3' 3' 5' क्यों नहीं एक साथ है, 5 दोनों ऊपर है और ये 5 3 नीचे है, क्यों उल्टा उल्टा है? सोच रहे हैं ना। इसलिए कि जो डीएनए वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। मतलब कि जब समझ लीजिए ये हाथ है, ये वाला जो हाथ है, इसके ऊपर दूसरा हाथ रखने के लिए हमको उल्टा लाना पड़ेगा। देखिए ये इसका जो अंगूठा इस साइड है, ठीक है, और ये देखिए हमको ऐसा लाना पड़ रहा है, देख रहे हैं? ऐसा इसको बैठाने के लिए एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए हम लोग इसको उल्टा रखना पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए जैसे ये वाला पार्ट ऊपर वाला ऊपर है, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे है। अब देखिए इसको बैठाने के लिए केवल एक दूसरे के ऊपर इसका जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। ये 5' 3' का मतलब हो गया कि जो स्ट्रैंड है वो 5' से 3' डायरेक्शन में रन कर रहा है, और ये वाला 3' से 5' डायरेक्शन में रन कर रहा है। समझ आ गया 3' 5' क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं भी समझ में आ गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब देखिए जो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसको बोलते हैं हम लोग डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि हु गिवन दिस स्ट्रक्चर, आखिर ऐसा जो स्ट्रक्चर है डीएनए का किसने दिया? भाई हम लोग डायरेक्ट तो डीएनए को देख सकते नहीं है, तो किसने देखा, किसने दिया? देखिए एक साइंटिस्ट है, फीमेल है, जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या? रोजालिंड फ्रैंकलिन। और एक और थे विल्किंस। ठीक है, इन दोनों जान ने एक टेक्निक यूज किया जिसमें एक्सरे का यूज किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक था वो। कौन सा टेक्निक था? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, आप इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा इन दोनों साइंटिस्ट ने, रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, डीएनए का एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढा, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं ढूंढा था। ठीक है, जब उन्होंने डीएनए को, जो न्यूक्लियस को, डीएनए को आप कह सकते हैं, जब उन्होंने एक्सरे उसके ऊपर डाला, समझ लीजिए डीएनए आप रखा हुआ है, इसके ऊपर जब एक्सरे डाला गया, उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा।
ठीक है, पर एग्जैक्टली नहीं बताया कि ये कुछ ऐसा ही है। ऐसा स्ट्रक्चर किसने बताया? तो दो साइंटिस्ट थे वहां पे भी, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने एकदम एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर बताया। कौन सा? ये देखिए, सेम टू सेम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज फाउंड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, ईयर 1953। ठीक है, इसमें यहां पे 1953। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है, इनको हम लोग कहते हैं डार्क लेडी ऑफ डीएनए। क्या? डार्क लेडी ऑफ डीएनए। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा, हु इज द डार्क लेडी ऑफ डीएनए? आंसर क्या रहेगा? रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो उसके डिस्कवरी के बारे में था। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एग्जैक्टली डीएनए के स्ट्रक्चर पे। जैसे देखिए, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल ही है ना। यहाँ पे बनाता हूं, दिखाता हूं एक चार्ट। देखिए, समझिए क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम से जो डीएनए से, सॉरी इसको ऐसे बनाते हैं कि डीएनए से क्रोमोसोम बना है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया कि क्रोमोसोम क्या है? हेरिडिटरी यूनिट है, जेनेटिक मटेरियल है। पर जो क्रोमोसोम है वो तो डीएनए से बना है ना। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या बताएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। समझ आया? ठीक है, यही जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हम लोग इसके एग्जैक्टली स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखिए, एक ये देखिए, एक सिंगल हेलिक्स है। क्या है? एक सिंगल हेलिक्स है। ठीक है, एक सिंगल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ये एक सिंगल हेलिक्स ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आधा हो जा रहा है। ठीक है, आधा हो जा रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, आखिरी ये है क्या? है क्या ये? GC, G ट्रिपल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड C, आखिर ये है क्या? क्या है ये भी जानेंगे हम लोग, बस बने रहिए। ठीक है, इससे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, ये हाफ डीएनए हो गया और ये एक हाफ डीएनए हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर दिखा था GC, AT, CG, ये बेसिस है। क्या है? बेसिस है। मैं भी आगे बताऊंगा आपको एकदम अच्छे से इनके बारे में। ये क्या है? ये है बेसिस। ठीक है, बस इतना जानिए अभी, ये बेसिस है। ठीक है, अब आइए, एक जो हाफ है ना, ये हाफ हेलिक्स में, हाफ हेलिक्स कंटेन 5 बेसिस। क्या बोला हूं मैं? इसमें देखिए 5 बेसिस दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5, हमेशा 5 दिखाई देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एक सिंगल हेलिक्स है डीएनए का, उसका लेंथ कितना होता है? सिंगल हेलिक्स का लेंथ देखिए, पूरा यहां से लेके यहां तक का लेंथ देखिए कितना होता है? वो है 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर या 3.4 नैनोमीटर। देख रहे हैं कितना कम लेंथ है? 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, या नैनोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो दो हेलिक्स सॉरी दो बेसिस है, इसके बीच में का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 10 है ना, 10 है, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर और ये होल का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो क्या होता है? वो शुगर होता है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया डीएनए में ये शुगर? ये जानते हैं। उसके बाद देखिए, ये
जो GC था, AT था, ये सब क्या है, ये बेसिस थे। किसने डिस्कवर किया भाई इस बेसिस को, किसने डिस्कवर किया वो भी जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है देखिए, जिनका नाम था हरमन एमिल फिश्चर। ठीक है, हरमन एमिल फिश्चर सबसे पहले साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया कि जो डीएनए है उसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ बेसिस पाए जाए। क्या बोला हूं मैं, ग्रुप्स ऑफ बेसिस आर फाउंड। ठीक है, जो डीएनए है उसमें कुछ बेसिस का ग्रुप पाया जा रहा है, उनके ग्रुप्स का जो बेसिस था उन्होंने इनका नाम दिया। देखिए क्या, एक का नाम दिया पिरिमिडिन्स, पिरिमिडीन्स, और दूसरे का नाम दिया प्यूरिन्स। ठीक है, क्या बोला हूं मैं कि इन्होंने दो ग्रुप ऑफ बेसिस का डिस्कवरी किया, ढूंढा, और पहले ग्रुप का नाम दिया पिरिमिडिन्स, दूसरे का नाम दिया प्यूरिन्स। ठीक है भाई, पर इन्होंने जो बेसिस है जो पिरिमिडिन्स ग्रुप में आते हैं, जो बेसिस प्यूरिन्स ग्रुप में आते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो दूसरे साइंटिस्ट है, देखिए दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, वो थे कौशल। ठीक है, जो दूसरे साइंटिस्ट है वो है कौशल। इन्होंने पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स का फाउंड किया। ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ ऐसा बनाया था ना, कुछ ऐसे अच्छे से बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाया था मैंने। अब देखिए ये A डबल बॉन्ड T था, ये G ट्रिपल बॉन्ड C था, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, ऐसे था ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स को फाउंड किया था। तो पिरिमिडिन्स कौन से हैं, देखिए जो ये है T और G, ये क्या है T और सॉरी जो T है, T का मतलब थाइमीन। क्या है, थाइमीन। सब अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है भाई, अमीनो एसिड क्या होता है, जानने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट भी। अमीनो एसिड क्या, देखिए अमीनो एसिड, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और जब 20 अमीनो एसिड मेक्स 1 प्रोटीन, ये रिलेशन याद रख लीजिएगा कि 20 अमीनो एसिड्स मिलकर एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और कितने अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो थाइमीन है, जो T है वो थाइमीन है, और C है वो साइटोसिन है। ठीक है, अब देखिए जो A है वो है एडेनिन। क्या बोलते हैं, एडेनिन। और एक देखिए G है, G को बोलते हैं ग्वानिन। ठीक है, ये क्या है, सब अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, बस नाम याद रखना है। ठीक है, ये सब अमीनो एसिड्स। अब देखिए जो ये है पिरिमिडिन्स। क्या है, पिरिमिडिन्स है, और ये है प्यूरिन्स। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स के बेसिस कौन से हैं, उसका नाम लिखिए। पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स का नाम लिखिए, किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौशल ने पिरिमिडिन और प्यूरिन्स का बताया था कि कौन से हैं। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या, ये पिरिमिडिन्स में Y आ रहा है, और यहाँ पर देखिए थाइमिन में भी Y आ रहा है, और साइटोसिन में भी Y आ रहा है। अब तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, पिरिमिडिन्स में Y आ रहा है, इसका मतलब थाइमिन और साइटोसिन, और प्यूरिन्स में देखिए एडेनिन और ग्वानिन। समझ आ गया। ठीक है, ये तो हो गया कौशल के बारे में। दूसरे साइंटिस्ट इसके बाद भी आए, क्या देखिए, वो आए लेवन, फीबस लेवन। दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था फीबस लेवन। इन्होंने क्या किया, फीबस लेवन ने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना, डीऑक्सीराइबोस।
वो बताया था ना, वो एक शुगर है। इन्होंने ही बताया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें शुगर भी प्रेजेंट है। तो क्या लिख सकते हैं, फाउंड राइबोज शुगर। देखिए एक राइबोज शुगर इन्होंने फाउंड किया, बताता हूं अभी। एक डीऑक्सी राइबोज शुगर भी इन्होंने ही फाउंड किया, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, बस यही मतलब है। तो राइबोज शुगर इन्होंने ही फाउंड किया, डीऑक्सी राइबोज शुगर इन्होंने ही फाउंड किया। ठीक है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया इन्होंने, देखिए इन्होंने फाउंड किया P4 2-। ये क्या है, ये है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया कि जो डीएनए है उसमें फॉस्फेट ग्रुप PO4 2- ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए जो 3 साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया, हर्मन एमल फिशर, कौशल और फीबस लेवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या नोट्स बना कर रख लीजिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इन सबसे। ठीक है, तो फीबस लेवन ने फाउंड किया था शुगर, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप P4 2- भी इन्होंने ही बताया था कि डीएनए में प्रेजेंट है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डीएनए है वो निगेटिव है, जो डीएनए है उसमें निगेटिव चार्ज है। क्यों निगेटिव चार्ज है, देखिए उसका क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि PO4 2- ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, इसी कारण जो डीएनए वो नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गया। 3 साइंटिस्ट के बारे में आप नाम एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो ये है डीएनए किन किन चीजों से बने हैं, एक हम लोग डायरेक्ट रिव्यू लेते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए बेसिस है, कौन सा है अभी जानते हैं, बेसिस। फिर जो शुगर है, शुगर कौन सा है, पेंटोज शुगर है। कैसा है, पेंटोज, 5 रिंग वाला शुगर है। ठीक है, 5 शुगर है उसमें, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में अधिक पढ़ेंगे। पेंटोज शुगर है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और एक PO4 2- ग्रुप भी प्रेजेंट है। बेसिस कौन से आइए फटाक से लिख लेते हैं। एडेनिन है, ठीक है, फिर से ग्वानिन है, उसके बाद वो है देखिए थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये है पिरिमिडीन्स और ये है प्यूरिन्स। ठीक है, तो डीएनए किन किन चीज बना है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा ठीक है, जब बेस है और शुगर है, केवल जब समझ लीजिए जो बेस है प्लस शुगर है केवल ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब केवल बेस और शुगर प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब तीनों प्रेजेंट, जब बेस और शुगर में एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो समझ में आया कि जो डीएनए है वो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से बना है, तो बेस और शुगर बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब कह सकते हैं जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। समझ में आया। ये तो था, ये था डीएनए के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं जो बेसिस है वो कैसे कैसे जुड़े रहते हैं। देखिए जो एडेनिन है वो हमेशा टी के साथ जुड़ता है। क्या बोला हूं मैं, जो एडेनिन है हमेशा टी मतलब थाइमीन के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन है हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अब देखिए ये दोनों प्यूरिन्स है, सॉरी पिरिमिडिन्स है, और ये दोनों प्यूरिन्स है। इसका मतलब जो प्यूरिन वाले बेसिस है वो किसे कंबाइन करते हैं, पिरिमिडिन्स से। ठीक है, या उल्टा भी आप बोल सकते हैं। तो पर जो ए है वो टी से ही कंबाइन करता है, और जो जी है वो सिर्फ और सिर्फ सी से ही कंबाइन करता है। ठीक है, जो ए है टी है वो डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बोला हूं मैं, जो ए और टी है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और जो जी है वो सी है
वो क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये बॉन्ड कौन सा होता है, आखिर ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जुड़ तो जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ते हैं, वो होता है देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जी और सी और ए और टी क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप मार्क करके रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में, पिछले ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जो बेसिस है वो किस बॉन्ड से एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग डीएनए की रेप्लिकेशन पे, इसके पहले ऐसा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। डीएनए के हम लोग डुप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर जो डीएनए है वो एक दूसरे से डुप्लीकेट कैसे कर देता है, एक ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है तो क्या वो पूरा पूरा डीएनए चला जाता है, आखिर पूरा पूरा डीएनए चला जाएगा तो कैसे काम होगा, हाँ, तो पेरेंट्स का क्या हाल होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए डीएनए कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो एक डीएनए ऐसे था, ठीक है, सिंगल डीएनए बनाते हैं, ऐसे था, ठीक है। कुछ और लंबा ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे है, इसमें बेसिस ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक एंजाइम आता है, एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेस। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेस एंजाइम है। मान लीजिए पॉइंट है, यहां पे एक्ट करता है। हेलिकेस एंजाइम का काम क्या होता है कि तोड़ने में मदद करता है, ठीक है, जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ने में मदद करता है और इसको दूर दूर कर देता है। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे है ना, इसको कुछ ऐसे कर देगा, देखिए सही से बनाते हैं, तो ये वाला पार्ट है वो दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए ये आप बीच में जुड़ा नहीं है वापस, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया, टूट गया। तो पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि हेलिकेस एंजाइम क्यों यूज होता है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। अब आइए इसके बाद एक एंजाइम आता है जो कि है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आता है। ये क्या करता है, जो बेसिस है ना एक दूसरे चिपके नहीं जाते हैं, ये टूट टूट के समझ लीजिए साइड में हो जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, टूट टूट के समझ लीजिए गिर गए हैं, चाहे यहीं पे ऐसे रहते हैं। अब आता है दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करता है कि ये सीमेंटिंग का काम करता है, क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, सीमेंटिंग, ठीक है, सीमेंटिंग का काम करता है। कैसे सीमेंटिंग का काम करता है कि जो ये टूट गया है ना, देखिए ये ऐसे है तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, यहाँ पे आके ऐसे टूट जाए, टूट के गिर जाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सीमेंटिंग का काम करता है। ये क्या करता है ना, एक ऐसा ही एक कॉपी करता है स्ट्रैंड का, एक ऐसा ही स्ट्रैंड बनाता है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा ही एक स्ट्रैंड बनाता है। और जो ये फ्रैगमेंट्स है ना, ये टूट गया है तो फ्रैगमेंट्स हो गए, इस फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या नाम दिया गया है इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूट गया, हेलिकेस एंजाइम तोड़ दिया इसको, उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, एक ऐसा ही डुप्लीकेट स्ट्रैंड बनाता है, स्ट्रैंड बनाता है, प्राइमर कह सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, एक प्राइमर बना देता है, जिसमें क्या होता है ये सब आके ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ जाते हैं सभी के सभी आके। तो अगला जो स्टेप होगा देखिए ऐसा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो ये वाला है ऐसे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे,
ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद एक और एंजाइम आता है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है ना, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। देखिए कैसे, ये है, ये टूट गया, तो ये ऐसे है ना, प्राइमरी डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, एक प्राइमर बना दिया। ठीक है, प्राइमर बनाने के बाद क्या करता है, जो डीएनए लाइगेज है इन सबको जोड़ता है। देखिए कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, कॉपी अगेन देखिए नया स्ट्रैंड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही था डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। तो डीएनए का रेप्लिकेशन में आपको पूछा जा सकता है कि जो डीएनए है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो एंजाइम हेलिकेज है, तोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज है, वो क्या करता है, प्राइमर का काम करता है। और जो अगला एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इनको जोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसका जो कॉपी हो गया है। ठीक है, ये था इसके रेप्लिकेशन के बारे में। जो ये रेप्लिकेशन है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा जाता है इसको। देखिए बताते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, ये डीएनए है, ठीक है, ऐसे है, ये थोड़ा टूटता है। देखिए थोड़ा टूटता है बीच में से और ये ऐसे हो जाता है। देखिए टूट के अलग अलग हो गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है ये कैसे टूटा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम से ऐसे टूट गया, हेलिकेज एंजाइम से। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है। पॉलीमरेज ये क्या करता है, प्राइमर का काम करता है, मतलब जो एक ऐसे उल्टा स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, एक उल्टा स्ट्रैंड बना देता है, समझ लीजिए कुछ ऐसे बना देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या कैसे जुड़ते हैं, यहाँ पे आके जुड़ने लगते हैं, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आके ऐसे ही जुड़ने लगते हैं। किसकी मदद, जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसकी मदद से जुड़ते हैं, तो डीएनए लाइगेज की मदद से ये जुड़ जाते हैं। और देखिए कुछ ऐसे बन जाएंगे। देखिए ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा अपना खुद का। ठीक है, अब देखिए ये ओल्ड स्ट्रैंड था, ओल्ड स्ट्रैंड। ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला ओल्ड है, जो डार्क बना रहा हूं, देखिए जो डार्क है वो ओल्ड है, ध्यान दीजिएगा। जो डार्क है वो ओल्ड है, ये वाला क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है। और जो ये जो हल्का हल्का वाला है ना, ये है न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आ गया। जो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, मतलब कि जो ये ओल्ड वाला है वो न्यू बना रहा है। एकदम डायरेक्टली नया नहीं बन रहा है, डायरेक्टली नया दोनों नहीं बन रहा है, ऐसे दोनों नया नहीं बन रहा है। एक पुराना रहा है और उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो न्यू बन रहा है। ठीक है, समझ आया। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि डीएनए के बारे में पढ़ा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो एक्सेल डिफ्रेक्शन टेक्निक की मदद से रोजालिंड फ्रैंकलिन, डार्क लेडी ऑफ डीएनए और विल्किंस ने बस बता दिया था कि कुछ ऐसा होता है। पर एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर किसने दिया था, नाम याद है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है,
उसके बाद हमने एप्लीकेशन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिस के बारे में और पेंटोस शुगर के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था उसके बारे में पिरीमिन्स और पिरीमिडीज प्यूरिन्स के बारे में, ठीक है, वो सब पढ़ा था। और कौन से साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 12 में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका रेप्लिकेशन पढ़ा। आप रेप्लिकेशन का ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये रेप्लिकेशन पार्ट है वो कुछ अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स के लिए। 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और कौन सा मॉडल होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। तो समझ में आ गया, धन्यवाद।